हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे साइंस का पार्ट 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, कक्षा 8। तो बच्चों, आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में सुना होगा। हमारे लिए सूक्ष्म जीव कैसे मित्र हैं और कैसे शत्रु हैं, ये हम आपको इस पाठ में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, पहले आप सूक्ष्म जीवों के बारे में देखो कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और हम इनको नहीं देख सकते हैं। हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और उनको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना होगा। तो बच्चों, समझ में आया। सूक्ष्म जीव वो जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं और इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना है। और हमारे यह मित्र कैसे हैं, शत्रु कैसे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे मित्र हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दूध से हम दही बनाते हैं। तो दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे मित्र होते हैं। कौन से ऐसे हैं, उनका एक नाम है, जैसे लैक्टोबैलिस। ये जो एक सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैलिस, ये दूध को दही बनाने की प्रक्रिया में कारगर सिद्ध होता है और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। और जैसे आपने देखा होगा, आप ब्रेड खाते हैं और पाव खाते हैं, तो इन सब को बनाने के लिए एक यीस्ट नाम का बैक्टीरिया होता है, वो भी हमारे लिए लाभदायक है। तो बच्चों, मैं जो ये बैक्टीरिया बता रही हूँ आपको, ये बैक्टीरिया आपके मित्र हैं। कौन से? लैक्टोबैलिस और यीस्ट। यीस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है? यीस्ट होता है जहाँ पर ब्रेड बनती है, पाव बनते हैं, वहाँ पर जो है यीस्ट नाम का बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है वो हमारी मदद करता है और ये हमारे मित्र हैं। और एक और बच्चों है राइजोबिया। ये वो बैक्टीरिया है जो दालों की कुछ ऐसी फसलें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। हमारे लिए बच्चों जो वो है प्रोटीन है वो कितना आवश्यक होता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दालों की सब्जियों की जड़ों में होते हैं, वो कौन से हैं? राइजोबिया। अब जैसे जैसे हम ये पार्ट पढ़ेंगे, ये आप इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये जो कौन कौन से बैक्टीरिया आपके मित्र हैं। तो मैंने अब आपको 3 बैक्टीरिया बताए हैं। लैक्टोबैलिस बैक्टीरिया बच्चों, बैक्टीरिया मैं बोल रही हूँ, बैक्टीरिया का अर्थ सूक्ष्म जीव है। लैक्टोबैलिस जो है सूक्ष्म जीव, राइजोबिया सूक्ष्म जीव, यीस्ट सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। आप इनको माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, पर आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा है, लेकिन आप उसमें ना कुछ छोटी छोटी ऐसे जड़ें सी देखोगे, कुछ तारें सी आपको नज़र आएंगी, तो वो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। अब कौन से हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शत्रु हैं? अब ये वाले आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आपके हैं सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। वो हैं, जैसे आपने देखा होगा जब बारिश के दिन आते हैं, बारिश के दिनों में क्या होता है,
आपके घर में अगर कोई पाव पड़ा है, कोई ब्रेड पड़ी है, आपने उसको 2 दिन से इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या होगा, उस पर छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के, काले रंग के धब्बे हो जाते हैं, वो जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो वाले जो हैं, तो वो हम उनको बोलते हैं ना, इस पर फफूंदी लग गई है, ये बारिश के दिनों में ही ख़राब हो गया है, तो वो हमारे शत्रु हैं। और शत्रुओं में बच्चों एक विप्रो कार्ली नाम का बैक्टीरिया है, जिससे हमें कॉलरा की बीमारी हो सकती है। और बच्चों आपको पता है टीबी बीमारी होती है, जो टीबी की बीमारी है वो माइक्रोबैक्टीरिया के माध्यम से होती है। तो माइक्रोबैक्टीरिया और विप्रो कार्ले जो ये दोष हैं सूक्ष्म जीव, ये हमारे शत्रु हैं। तो बच्चों अब आपको इस पाठ का मतलब समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और हमारे सूक्ष्म जीव, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे शत्रु कौन हैं। तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों पढ़ते हैं हम। अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं यह संरचनाएं क्या है, यह कहाँ से आई हैं? तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया था कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं। अब इसमें भी आपको यही पढ़ रहे हो कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं बिना किसी यंत्र की सहायता से। तो अब आपको बताया था कि मैंने वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या होता है, ब्रेड रोटी पर धब्बे लगने लग जाते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। तो आपने अगर जब भी आप माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो आपको जो है बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देंगी, मतलब बिल्कुल पतली पतली सी लाइनें उनमें दिखाई देंगी। तो वो होते हैं सूक्ष्म जीव। वो जो है वो ऐसे उनकी जड़ें ऐसे फैलने लग जाती हैं। जरा छोटा सा एक जीव अगर किसी चीज़ में प्रवेश कर जाता है तो वो अपनी किस तरह से जड़ों को फैला देता है, ये आप उस यंत्र के माध्यम से देख सकते हो। तो बच्चों आओ आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या हैं। अब इसमें एक आपको क्रियाकलाप बताया गया है 2.1, आप इसको पढ़ें। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इससे जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देख सकते हैं? तो बच्चों ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसे आप कर सकते हैं। आप कैसे करोगे? आपके पास कांच का कोई गिलास हो, ज़रूरी नहीं है कि बीकर ही लेना है, गिलास हो, कुछ हो ऐसे कांच का। तो आप क्या करोगे, बगीचे से गिल्ली मिट्टी लेकर उसमें डाल दोगे और उस जब देखोगे कि वो मिट्टी, और फिर ऊपर से उसमें पानी डाल दोगे, आप देखोगे कि मिट्टी के कण जो हैं वो बैठ जाएंगे। और फिर क्या करोगे, आप उस जल को एक बूंद स्लाइड पर लेकर, कांच की स्लाइड्स आती हैं बच्चों, आपको अगर आप स्कूल में अपने जाते हो तो आपको वहाँ पर जहाँ पर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं। तो क्या है, आपने कभी उनके ऊपर, या आप कभी बच्चों अपना ब्लड टेस्ट करवाने गए हैं तो आपने देखा है कि वो कैसे आपका ब्लड लेते हैं और एक स्लाइड पर डालकर देखते हैं कि कोई भी दिक्कत होती है। तो आपने ऐसा वहाँ देखा होगा या आपने अपने विद्यालय के प्रैक्टिकल रूम में देखी होंगी स्लाइड्स। तो ये जो स्लाइड्स हैं इन पर डालकर आप
और फिर क्या करोगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से इसको देखो तो आपको क्या दिखाई देगा वो सब आपको लिखना है। अब एक और प्रैक्टिकल इसमें बताया गया है। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें आपको सीधा ही बताया गया है कि आप तालाब से पहले तो आपने गीली मिट्टी ली थी बगीचे से और वो बीकर में डाली और फिर पानी डाला और फिर उसका आपने जो है परीक्षण किया। अब इसमें क्या बताया, इसमें आपने सीधा ही तालाब का पानी लेना है, या आपके वहाँ पर जैसे जहाँ पर अब जो बच्चे शहरों में रहते हैं उन्होंने तो ना तालाब देखे होंगे ना पोखर देखा होगा, तो वो अपने घर के आसपास कहीं भी रुका हुआ पानी हो तो उसमें आप वो करके बूंदे लेकर स्लाइड पर डाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो बच्चों जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो आप खुद देखोगे कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से फैलते हैं। तो इन परीक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले क्वक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि बिना सूक्ष्मदर्शी सहायता से नहीं दिखाई देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो बच्चों जब आपने ये प्रैक्टिकल किए तो आपने क्या देखोगे कि जो मिट्टी और पानी में हैं बहुत छोटे छोटे जीव हैं, वो इतने छोटे या इतने सूक्ष्म आप उनको कह सकते हो, वो कैसे वहाँ पर जीवित रहते हैं। और जीवित तो रहते ही हैं, पर आप इनको क्या है, ये जो है बहुत बड़ी तादाद में इनकी बढ़ोतरी भी होती है। तो ये जो बढ़ोतरी होती है लाखों करोड़ों में होती है। और फिर क्या होता है, ये जीव जो हैं इतने छोटे होते हैं कि कुछ तो हमें लेंस से भी आप देख सकते हो और कुछ को आप बिना जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है उसके बिना आप नहीं देख सकते। तो आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब क्या है बच्चों, पहले तो एक सूक्ष्म जीव ही था, अब क्या है, अब इन सूक्ष्म जीवों को भी उन्होंने क्या किया है, 4 भागों में बांट दिया है। तो वो 4 भाग कौन से हैं, जीवाणु, क्वक, प्रोटोजुआ एवं कुछ शैवाल। तो जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजुआ एवं क्वक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। तो बच्चों आप अगले पेज पर देखते हैं, अगले पेज पर क्या है, इसमें ये चित्र दिखाए गए हैं, स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु, और फिर उसके बाद क्या है, क्लेमोडोन्स जीवाणु, स्पाइगुरस जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है, जीवाणु हैं। ये आप चित्र देख रहे हो, ये किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये सब जीवाणु हैं। अब जो ये स्पाइरल जीवाणु है, ये देखा आपने, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक छोटा सा जीवाणु आप जीव, सूक्ष्म जीव एक छोटा सा आप किसी भी चीज़ पर रख दोगे तो आप अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो कितनी संख्या में फैल जाते हैं। तो वो आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जीव कितने ही जीवों को निर्माण कर देता है। तो ये आपने ये चित्र सब अच्छे से देख लिए। अब हम पढ़ते हैं विषाणु, वायरस। अब कुछ होते हैं वायरस होते हैं जो हमारे शरीर में घुस जाते हैं, तो वो कितना हमारे लिए लाभदायक हैं या क्या हैं। अब पहले आप मानव शरीर की रचना के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हमारा जो मानव शरीर है वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हमारी जो है जो शरीर वो क्या है, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अब क्या है कि हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं भी हैं, बड़ी कोशिकाएं भी हैं, तो इन सब ने मिलकर मानव शरीर का
निर्माण किया है, ऐसे ही बहुत से जो पौधे हैं, जंतु हैं, सब का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से ही हुआ है। अगर मानव शरीर में एक छोटा सा भी सूक्ष्म जीव जो मानव शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, वो मानव शरीर में घुस जाता है, तो वो क्या है, वो किसी भी कोशिका में अगर घुस गया और वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो हमारे शरीर को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब जो इनको क्या बोलते हैं, विषाणु। जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं उनको हम विषाणु बोलते हैं। जो विषाणु है, वायरस, ये सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। अब जैसे बच्चों, कुछ होते हैं कि जो सिर्फ पौधों और जंतुओं में ही होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो मानव शरीर के लिए भी होते हैं। अब आप ये चित्र देखो, जो विषाणु हैं वो चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा ही होते हैं। अब बच्चों, अब आपको इसमें क्या बताया है, कौन से विषाणु हैं। अब जैसे अब एक बच्चे को अगर क्लास में ज़ुकाम होता है और उसके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है, वो छींके मार रहा है, खांसी कर रहा है और हाथ नहीं रख रहा है, तो छींक आ रही है तो वो कोई रुमाल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि वो विषाणु बाहर निकलते हैं और जो उसके आसपास के बच्चे हैं उन सबको उन पकड़ में ले लेते हैं, तो उनको भी खांसी होने लग जाती है, उनको भी ज़ुकाम हो जाता है। तो यह वो विषाणु हैं जो दूसरों में बड़ी तेज़ी से फैलते हैं, जिससे कि क्या होता है, फ्लू हो जाता है, खांसी ज़ुकाम दूसरे व्यक्ति में, दूसरे बच्चों में बड़ी जल्दी से फैलता है। तो बच्चों, आज के समय में अब जैसे अब आपने सुना है, आज से पहले तो हमने भी नहीं सुना था, ये आज के समय में आप सुन रहे हो कि किस तरह से जो है कोरोना फैलता है। कोरोना भी तो एक विषाणु है ना, जो किसी भी मानव जीव में घुस जाता है। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और तो क्या होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को भी बड़ी जल्दी अपनी पकड़ में ले लेता है। तो ऐसे ही आपको समझ में आया ये जो विषाणु हैं ये किस तरह कैसे हैं जो दूसरे व्यक्ति में बड़ी जल्दी से अपनी पकड़ में ले लेते हैं। अब जैसे और कुछ विशेष रोग जैसे पीलिया है, खसरा है, ये वो वायरस है या वो विषाणु हैं। अब क्या होता है बच्चों, पोलियो और खसरा ये एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होते हैं। यह बीमारी अगर किसी को अगर पोलियो हो जाता है तो क्या होता है कि अगर वो किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठा है या एक व्यक्ति को पोलियोग्रस्त व्यक्ति है वो दूसरे के पास बैठा है तो उसको पोलियो नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि विषाणु भी किस तरह से अलग अलग होते हैं। अब खांसी जुकाम है वो दूसरे को हो जाता है, पर पोलियो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं होता है। अब पहले हमारे यहाँ भारत देश में बहुत से पोलियो के केस आते थे, लेकिन आज के समय में वो 1% या 2% पे आ गया है, वो भी लोगों की लापरवाही की वजह से। सरकार समय समय पर यह आपने देखा होगा कितनी बार टीवी पे आता है, कितनी बार आपको न्यूज़पेपर में या अनाउंसमेंट करवाई जाती है सरकार की तरफ से कि 2 बूंद रविवार को 0 से 5 साल के तक जैसे पैदा हुए बच्चे से लेकर और 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद आप पोलियो की पिलाएं। आज भी पिलाई जा रही है, कुछ समय के लिए बंद हो गई थी क्योंकि हमारे देश में कोई भी केस नहीं आया था, लेकिन अब फिर शुरू हो गया। तो 1-2 केस आने से फिर वो जो है सरकार ने दोबारा से शुरू कर दिया। अब रविवार के दिन जो है सब घर पर होते हैं, कोई भी अपने ऑफिस नहीं जाता, स्कूल बंद होते हैं, तो उस दिन क्या होता है पोलियो का एक वो लगाया जाता है छोटे जैसे अस्पतालों में या जो आपके आसपास के एरिया हैं वहाँ पर
पोलियो के बूथ लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग जाकर अपने छोटे बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं। उसके बावजूद भी लोग घर घर जाकर पूछते हैं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप भूल से नहीं आ पाए हो, आपको नहीं पता लगा है, तो आप इसको दवाई पिलाइए। तो समझ में आया बच्चों आपको ये? आगे देखते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजुआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अब आप ये देखिए, कुछ रोग तो हैं जो विषाणु फैला रहे हैं और कुछ रोग जो हैं जीवाणु फैला रहे हैं। तो अब क्या है? अतिसार। अतिसार मतलब उल्टी होना, ये सब क्या है? अतिसार है। और मलेरिया ये एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने से ये जो है प्रॉब्लम होती है। और टाइफाइड और क्षय रोग टीबी ये जीवाणु द्वारा होते हैं। अब क्या है? कोई जीवित जीव आपकी कोशिका में, आपकी शरीर में चला जाता है तो क्या होता है? वो पूरे शरीर में कैसे कैसे और अन्य जीवों को घुमा देता है। तो क्या है? टाइफाइड ज़्यादातर बच्चों बोला जाता है कि आप गंदा पानी पी लेते हो, कुछ ऐसा खाना खा लेते हो जिस पर जो कि ढका नहीं होता है, तो उससे क्या है? ये रोग होता है। आगे देखते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 4 में पढ़ चुके हो। तो बच्चों जब से आपने साइंस पढ़नी शुरू की है तो आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में हर क्लास में आया था, लेकिन अब क्या है? अब आपको चित्रों के माध्यम से और विस्तार से बताया जा रहा है कि ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और कितने वो हैं। अगले पृष्ठ पर आपने देखा ये चित्र। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं प्रोटोजुआ और ये शैवल के चित्र हैं। ये आप देख रहे हैं कौन कौन से हैं? राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड, पैनलिजियम, एम्परलिजिस। ये देखे हैं आपने? ये किस तरह से ये चित्र हैं, ये किस तरह से होते हैं, कैसे फैलते हैं? ये सब जीवाणु और विषाणु हैं। आगे देखें। आगे आप एक और चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में क्या है? विषाणु। ये विषाणु आपको दिख रहे हैं किस तरह से? अब आपने चित्र भी देख लिया। अब चित्रों के माध्यम से आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है बात कि ये किस तरह से होते हैं और कैसे ज़्यादा फैलते हैं और ये किस तरह से ऊंचाई में बढ़ते हैं। इनके आकार विकार सब आपने देख लिया चित्र में। अब देखिए आप, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिका हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजुआ अथवा बहुकोशिकी जैसे कई शैवाल एवं क्वक। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। क्या है बच्चों? जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। और क्या होता है? ये जीवाणु भी होते हैं। और क्या होता है? ये जो है बर्फ़ वाली जगह, जो बहुत ठंडी जगह है वहाँ, और फिर बहुत गर्म, हर परिस्थिति में क्या है? जीवित रह सकते हैं। तो अब देखो आप, यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। तो मरुस्थल आपको पता है, मरुस्थल क्या है? जहाँ पर रेत ही रेत होती है, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव रहते हैं। और क्या है? दलदल, जब बारिश आती है और बहुत कच्ची मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर दलदल बन जाती है, तो सूक्ष्म जीव वहाँ पर भी होते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पर होते हैं? जीवों में भी होते हैं और मानव शरीर में भी होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मानव शरीर भी कोशिकाओं से बना है। तो हमारे शरीर में बहुत सी छोटी बड़ी कोशिका हैं। आगे देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि क्वक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं सजीव वस्तुओं पर ही निर्भर करते हैं, कि जो जैसे
कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं सजीव। सजीव का मतलब क्या होता है बच्चों? जीती जागती चीज़ें जो सांस लेती हैं या जो फलती फूलती हैं, उनको हम सजीव कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या हैं? सजीवों पर ही आश्रित रहते हैं, और कुछ होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, अपने आप मतलब कि अपना जीवन, अपनी बढ़ोतरी करते हैं। अब आपने चित्र में देखा ना, अमीबा क्या है? अमीबा छोटा सा है, वो क्या है? वो अकेले ही रहना चाहता है, जबकि क्वर्क ऐसा है जो बहुत से जीवाणुओं के बीच में है। तो अब मैंने वही कहा था, आप जब चित्र अच्छे से देख लोगे तो आपको जीवाणुओं के, विषाणुओं के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप कोशिश करें कि आप ये चित्रों को अपने सामने रखें, तो इससे क्या होगा? आपको समझ में अच्छे से आएगा। आगे देखिए, आगे है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। तो बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, यह हमारे जीवन के लिए, जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और क्या है कि कुछ तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं। अब हम इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, तो कि लाभदायक कैसे हैं और हानिकारक कैसे हैं। अब देखो, मित्रवत सूक्ष्म जीव। हमारे जो मित्र हैं वो कौन से हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन से ऐसे कार्य हैं जिनमें उपयोग किया जाता है? इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो मैंने जब पाठ शुरू किया था तब आपको बताया था कि किस तरह से दूध से दही बनता है, ब्रेड बनाई जाती है, केक बनाया जाता है, इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, ये मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया था। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र हैं, ये हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अब इसके बारे में एक चीज़ और देखिए, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। अब बच्चों, प्राचीन काल में क्या अल्कोहल कैसे बनती थी? तो उसमें भी क्या है? सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब पर्यावरण को साफ रखने के लिए भी हमें क्या है? ज़रूरत है किसकी? सूक्ष्म जीवों की। कैसे? उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ होते हैं? पौधों की जड़ों में होते हैं। तो पौधों की जड़ों में वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन अगर वहाँ पर भरपूर होती है तो फिर क्या होता है? उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, दालें अच्छी बनती हैं। तो दालें अच्छी बनती हैं, बहुत सी फसल है वो बहुत अच्छी होती है। और क्या है? बहुत से ऐसे जीवाणु हैं जिनका उपयोग हम औषधि बनाने के लिए करते हैं। अभी तो आपने पढ़ा था कि हम दही जमाते हैं, ब्रेड बनाते, केक बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। अब क्या है? बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका प्रयोग हम औषधि बोलते हैं, दवाई को बनाने में भी किया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों क्या है? इसका उपयोग मिट्टी, जो हमारी मिट्टी के अंदर जो हम बीज डालते हैं, फिर जड़ें निकलती हैं, जो जड़ों में सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी लिए लाभदायक होते हैं, वो हमारी फसल को बहुत अच्छा करते हैं। आगे देखिए, दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं।
तो बच्चों आपने पिछली कक्षा में इसका पूरा पढ़ा था कि किस तरह से दूध जो है वो दही बनती है, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। अब देखो एक बच्ची क्या बोल रही है, हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा जिससे दही जम जाता है, यह आश्चर्य हुआ। तो बच्चों क्या होता है कि जब आपकी मम्मी दही कैसे बनाती है, दूध से दही अपने आप कभी भी नहीं बनेगा, जब तक आप उसमें थोड़ा सा जमा हुआ दही नहीं डालोगे तब तक वो जो है दूध से नहीं जमता, दही नहीं बनता। तो एक वो बहुत बड़ा, जैसे आपने लिया, जैसे छोटा सा पतीला लिया, बड़ा पतीला लिया, उसमें आपके पास 1 किलो दूध है और उसमें आप एक आधा चम्मच दही का डाल दोगे तो वो कैसे 1 किलो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा दही किस तरह से पूरे दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो यह जीवाणु जो हैं कितनी तेज़ी से विकास करते हैं कि किस तरह से अपना जो है उसको अपने में दही, आधी चम्मच दही ने 1 किलो दूध को अपने अंदर समेट लिया, पूरा उसको दही बना दी। तो समझ में आया आपको? अब आगे देखते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज़, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरा एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि ये एक तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, जो किस तरह से जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और एक है ईस्ट। ईस्ट का क्या काम है? ईस्ट का काम था ब्रेड बनाने में। अब जैसे आप भटूरे का आटा गूंथते हो और उसमें थोड़ा सा आप ईस्ट डाल दोगे तो किस तरह से वो भटूरे फूले फूले बनेंगे। और इसके अलावा आप क्या करते हो, जब आप इडली का घोल तैयार करोगे तो उसमें भी अगर आप डोसा बना रहे हो, इडली बना रहे हो, तो आप दाल चावल को भिगो के रखते हो, फिर आप पीसते हो, फिर क्या होता है आप उसमें नमक डालते हो और थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हो। अगर आप उसमें क्या है ईस्ट डाल दोगे तो क्या होगा कि वो उसमें ऐसी प्रक्रिया करेगा कि आपकी इडली, आपका डोसा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ईस्ट भी जो है हमारा क्या है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक है। अब आगे देखिए, एक छोटा सा और प्रैक्टिकल आपको दिखाया गया है। क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा मिलाकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। अब क्या है, आधा किलो आटा आप एक बर्तन में लो, उसमें आटा लिया आपने आधा किलो एक बर्तन में, और एक उसी में आपने मैदा लिया और उसी में थोड़ी सी चीनी डाली और फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला। तो क्या होगा इससे? इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर इसे गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखोगे? आप देखोगे कि गुथे हुए मैदे को उठा हुआ फूला हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि किस तरह से ईस्ट है वो किसी भी चीज़ में आप डालोगे, जैसे आटे में डाला, मैदे में डाला, तो वो बहुत ही फूला फूला बनता है। इडली और डोसे के बैटर में भी अगर आप डालोगे तो वो किस तरह से फूल जाती है, डोसा कितना क्रिस्पी बनता है। तो आपने ये प्रैक्टिकल देख लिया, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ईस्ट जो है क्या है, बड़ी तेज़ी से जो है क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आधा चम्मच अगर 1 किलो दूध में हम दही डालते हैं तो वो पूरा 1 किलो दूध जमा देता है। तो इसी प्रकार से ईस्ट है वो भी क्या है, बड़ी तेज़ी से क्या करता है, चीज़ों में अपनी बढ़ोतरी कर लेता है। तो क्या करता है ईस्ट, जब
अपनी सांस लेता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उपस्थित कर देता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और यह जैसे 2.6 आप चित्र देखोगे, ये आपके ऊपर, ये इसमें देखो आप कि खमीर द्वारा उठी हुई मैदा। जब भी ईस्ट आप किसी चीज़ में डालोगे, अगर वो बैठी हुई है तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे वो कितनी ऊपर आ जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ईस्ट जो है कितना हमारे चीज़ों को खमीर उठाने के लिए जो है वो उपयोगी होता है। आगे देखते हैं हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जो है ये अल्कोहल बनती है, वहाँ पर क्या होता है, ईस्ट नामक ईस्ट का प्रयोग होता है। तो वो जो अल्कोहल है वो किससे बनती है, वो गेहूं से, चावल से और फलों के रस से। तो इसमें भी क्या है बच्चों, प्राकृतिक रूप से जो ईस्ट होती है या प्राकृतिक शर्करा जो होती है उसमें ईस्ट का प्रयोग करके जो है वो अल्कोहल बनाई जाती है। अब आप एक और प्रैक्टिकल देखें। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। इसे 4 से 5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। अब इन्होंने देखो कितना वो किया कि 500 ml का एक बीकर ले लिया और उसमें क्या किया, 3 बीकर का 3/4 भाग क्या है, पानी डाल दिया। और फिर उसमें क्या किया उन्होंने, 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दी और फिर इसमें आधा चम्मच क्या डाला, ईस्ट पाउडर डाला और 4-5 घंटे के लिए इसको कहाँ पर रख दिया, गर्म स्थान पर, उष्ण जो स्थान है गर्म स्थान पर उसको क्या किया, ढककर रख दिया। अब क्या है, अब आप जब 4-5 घंटे बाद उसको निकालोगे तो अब आप उसको सूंघो तो आपको पता लगेगा कि वो क्या चीज़ बनी। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन कहलाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो गंध है वो किस चीज़ की आ रही है, अल्कोहल की आ रही है। तो आपने उसमें डाला क्या था, उससे देखो वो 4-5 घंटे में किस तरह से वो अल्कोहल बन गई। तो क्या है, जो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन। आपने ये फॉर्मेटेशन तो कई बार सुना होगा नाम, कि किस तरह से एक चीज़ को उसके रूप अलग अलग तरह से परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेशन, किण्वन। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो ये जो चित्र में देख रहे हो आप, लुई पाश्चर, इसने की थी, इन्होंने की थी खोज 1857 में। बच्चों, कितने साल पहले, अब तो आपकी 21वीं सदी चल रही है, तो इन्होंने 18वीं शताब्दी में क्या है, इसका खोज किया था। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। अब सूक्ष्म जीव अभी तक आपने देखा कि किस तरह से खाने में प्रयोग किए जाते हैं, और अल्कोहल में हो गया, खाने में हो गया, आपके दूध से दही के बनाने में हो गया। अब क्या आ रहा है, किस तरह से सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके आप औषधि का निर्माण करते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। तो बच्चों, जब कभी आप बीमार हो जाते हो तो आप जब इंजेक्शन लगवाते हो तो वो क्या है, पेनिसिलिन का होता है, या कई बार आपको इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है तो डॉक्टर आपको गोलियां या कैप्सूल दे देते हैं।
तो यह सब जो औषधियाँ हैं वो क्या है, सूक्ष्म जीव का एक स्रोत है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। जैसे जो सूक्ष्म जीव हमारे कई ऐसे शरीर में हो जाते हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ये जो औषधि होती है क्या करती है, उन जीवों को नष्ट कर देती है, उनको पड़ने नहीं देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहा जाता है। अब प्रतिजैविक आपके लिए समझना थोड़ा सा वो होता है, एंटीबायोटिक तो आप सुनते ही हो कि डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी हैं जिससे कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक नॉर्मल गोली से अगर व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा होता है तो डॉक्टर आप उसको क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है, जिससे क्या है, एंटीबायोटिक दवाई खाने से उसके अंदर जो गलत सूक्ष्म जीव बढ़ रहे थे वो उससे मर जाते हैं, नहीं बढ़ पाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आजकल जीवाणु और क्वक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो बच्चों आजकल के समय में क्या कितनी हमने तरक्की कर ली है, आप देख ही रहे हो किस तरह से हर रोग का निवारण हम कर सकते हैं। जैसे आप कैंसर की दवाई ले लो, टीबी की ले लो, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमारे यहाँ पर पहले इलाज ही नहीं होता था। आज के समय में इन सब बीमारी का इलाज है, जिससे आप ये दवाइयाँ लेकर जिसकी रोकथाम कर सकते हो, जिनका उपचार किया जाता है। तो यह जो है कौन सी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें क्वक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो तीन हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, इनका क्या है, उपयोग करके एक प्रतिजैविक जो है बनाया जाता, प्रतिजैविक है। इनसे क्या होता है, जीवाणु उत्पादित किए जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, बहुत से इन दवाइयों का हम प्रयोग क्या करते हैं, बहुत से रोगों की चिकित्सा में जो है इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए आप, एक चित्र है, इसमें क्या है, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई है। तो बच्चों क्या है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, बहुत से जीवाणुओं को क्या है, रोगों से बचाने के लिए एक प्रयोग किया। और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एकदम देखा कि वहाँ पर क्या था, एक तश्तरी पर हरे रंग की, आपने देखा ना फफूंद, पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेड पर तो सफ़ेद और काले रंग की आ गई थी, अब यहाँ पर क्या है, हरे रंग की आ गई। तो यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जीवाणु जो हैं वो फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार जो है फफूंद से क्या बनाई गई, पेनिसिलिन। अब देखो उन्होंने कितना अच्छा आविष्कार किया। उन्होंने देखा कि एक जो हरे रंग की फफूंद है वो किसी चीज़ पर पड़ गई, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो अच्छे जीवाणु थे या वो वृद्धि को जो है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे थे। तो फिर उससे उन्होंने क्या किया कि वो हमारे लिए कारगर सिद्ध हुई, तो उन्होंने उससे क्या बनाया, पेनिसिलिन बनाई। अब आपने देखा कि पेनिसिलिन किस तरह से दवाई बनी। आगे देखते हैं हम, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों की संरचना को रोकना है।
प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब आपने अभी तक तो पढ़ा जीवों के बारे में, अब आप पशु के बारे में देखिए। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी क्या होता है, प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग क्या किया जाता है, पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकता है। वो क्या करता है उपयोग उसका, पशुओं में सूक्ष्म जीवों की संरचना को रोकता है, और बहुत से पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे आप देखें क्या लिखा है इसमें। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही जैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसीलिए इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो बच्चों क्या है कि आपने हमेशा सुना होगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो बोला जाता है ना कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे ही कोई भी केमिस्ट के पास जाते हैं, उसको बोल देते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, आप कोई दवाई दो, या अपनी मर्ज़ी से ही भाई कोई भी दवाई लेकर वो खा लेते हैं। तो क्या होता है कि उस टाइम तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब क्या होता है थोड़े टाइम बाद वो फिर बीमार पड़ गए, तो क्या हुआ कि फिर वो डॉक्टर के पास गए कि थोड़े टाइम पहले तो मैं बीमार हुआ था, फिर हो गया, तो डॉक्टर कहता है कि आपको ये दवाई खानी चाहिए। तो वो दवाई जो है उसका असर ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उसने उस समय पर जब उसको जिस दवाई की ज़रूरत थी उसने नहीं खाई, और उसने ऐसे ही कोई दवाई खा ली, तो क्या है फिर वो उसके लिए लाभदायक नहीं हुई। आगे देखिए क्या है, आगे है वैक्सीन, टीका। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। अब आपने सुना है, या आप सब बच्चों को भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो टीके लगाए जाते हैं समय समय पर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो इसको बोलते हैं वैक्सीन, जो है इन बच्चों को, नवजात शिशुओं को लगाई जाती है। तो वो क्या है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती हैं। तो बच्चों क्या है कि यह टीका आपको क्यों लगाया जाता है। इंजेक्शन जो भी है, टीकाकरण इसलिए किया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि समय समय पर जब टीके लगते हैं तो उनके आगे लिखा होता है यह टाइफाइड का है, यह चेचक का है, यह खसरे का है। तो जब आपको यह टीका लग जाता है तो इससे क्या होता है कि आप इन बीमारियों से आपका शरीर लड़ने के लिए कारगर होता है, आपको यह बीमारियां नहीं होती हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि समय समय पर अपना टीकाकरण कराएं। अब जैसे अब एक कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी बच्चों सबको बताया गया था कि सबको अपना टीकाकरण कराना चाहिए ताकि आप इस महामारी से बच सकते हो। तो आप समय समय पर देखो, सभी आयु वर्ग के लिए टीकाकरण आया और समय समय पर सभी लोगों ने जाकर इसका
फ़ायदा उठाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम टीका लगवाते हैं तो हम बच सकते हैं इस महामारी से। तो ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको समय समय पर टीकाकरण किया जाता है, जिससे वो इन सब बीमारियों से बचता है। आगे देखिए, इस प्रकार टीका कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको समय समय पर ये सब टीके लगाए जाते हैं, जैसे हैजे का है, चेचक का है, हेपेटाइटिस का है। तो इन सब जो ये बीमारियां हैं फिर उस व्यक्ति को नहीं होती हैं। अब देखिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो बच्चों, पहले जो है चेचक एक बीमारी है जो बहुत से लोगों में हो जाती थी। तो फिर इसका जो है एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, 1758 में इसके टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके लगाए गए थे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपके माता पिता आपको बताएंगे कि जब आप पैदा हुए थे तब आपको एक इंजेक्शन लगा था, उसके बाद आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कौन कौन से टीके लगे थे। तो वो आप अपने माता पिता की सहायता से उसका एक चार्ट बना सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा आपके आसपास जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियां हैं, वहाँ पर ये टीकाकरण मुफ्त में किया जाता है, कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं और ये टीके बच्चों को लगाए जाते हैं। आगे देखिए, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन प्लस पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन है। तो बच्चों, क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पोलियो बीमारी हमारे देश से ख़त्म करने के लिए क्या किया था, समाचार पत्रों में, टीवी पर, और जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो अभिनेता हैं अभिषेक बच्चन और बड़े बड़े कलाकारों ने क्या किया था, इसमें बहुत अच्छी मदद की थी। वो टीवी पर आते थे लोग उनको देखने के लिए, और उन कहते हैं ना कि जब अब आप भी सब बच्चे हो, आपके सामने अगर कोई कलाकार आ जाए जो आपका पसंदीदा हो, वो आपको कहे कि आज से आपको पढ़ाई शुरू करनी है, आपको पढ़ना है, आपने ऐसे आज से पहला पाठ पढ़ना है, फिर ये करना है, तो आप उसकी बात को बहुत जल्दी मानोगे और अपनी पढ़ाई को जल्दी से शुरू कर दोगे। इसी तरह इस बीमारी की रोकथाम में बड़े बड़े अभिनेताओं ने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया था कि आप अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाएं, जिससे क्या, जो ये 2 बूंद पोलियो है, यही एक पोलियो की रोकथाम का वैक्सीन थी, टीका था। आगे देखिए, चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। तो चेचक क्या है बच्चों, चेचक के विरुद्ध जो है एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत सी जगहों पर चेचक नाम की बीमारी को ख़त्म किया गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो बच्चों, क्या है, आजकल जो है धीरे धीरे हम तरक्की कर रहे हैं, तो हर चीज़ में हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमने सूक्ष्म जीवों से क्या है, टीकों का उत्पादन जो है बहुत बड़े स्तर पर करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा रहा है। आगे देखें, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ी, कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो बच्चों, कुछ जो आप अब ये चित्र देखेंगे 2.7, इसमें क्या है, एक शैवल है, शैवल नाम का चित्र है। तो उसमें क्या है, कुछ नीले और हरे रंग के क्या होते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण होता है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ वायुमंडल का आपने देखा है कि कितने प्रतिशत भाग ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। तो इसी तरह से जो है नाइट्रोजन हमारी कहाँ पर पाई जाती है, जब नाइट्रोजन जो है वो हमारी जड़ों में, मृदा, मिट्टी में नाइट्रोजन का जो है संवर्धन होता है, मतलब बढ़ोतरी होती है। और फिर उससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो बढ़ जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक। अब आप आगे देखिए चित्र, इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, एक हरे नीले शैवाल। अब आप देख सकते हैं इसमें शैवाल कैसे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं ना किस तरह से हैं ये नीले और हरे रंग के। तो आपको चित्र से और अच्छे से समझ आ गया। आगे देखिए, पर्यावरण का शुद्धिकरण। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली बूझो और दूसरे विद्यार्थियों ने घर एवं बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उसे निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाल दिया। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गए। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने मिट्टी बनाई। आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाया गया था कि फल और सब्जियों का कचरा हम अगर इकट्ठा करके, जैसे कुछ आपके घर में जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, अगर कोई सब्जी खराब हो जाती है, या इन सब को इकट्ठा करके एक गड्ढे में कुछ टाइम के लिए रख दो तो वो खाद बन जाती है। तो वो बच्चे जानना चाहते हैं कि ये खाद किस तरह से बनती है। अब एक क्रियाकलाप आप देखें 2.5, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा आधा भर दीजिए और इन पर क्या करो, एक पर ए लिख दो और एक पर बी लिख दो। एक गमलों में ए नाम का जो गमला है उसमें पौधों का कचरा भर दो, और 2 मतलब बी में, दूसरे गमले बी में, एक पर आपने ए लिखा एक पर बी, तो एक पर आपने क्या किया, गमले में पौधों का कचरा भर दिया, और बी में आपने क्या रखा, पॉलीथीन की थैली, कांच की काली बोतल और प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दिए, और इन्हें एक और रख दिया। आप 3-4 हफ्तों बाद उसको देखोगे तो आप क्या देखोगे, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? तो बच्चों, आपको दोनों में क्या अंतर दिखाई देगा? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे गमला ए के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल दिया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपको समझ में आया ये क्रियाकलाप कि किस तरह से आपने 2 गमलों में, एक में तो आपने फूल पत्तियों का सबका कचरा भर दिया था और एक में आपने प्लास्टिक, पॉलीथीन ये सब रखा। तो क्या हुआ कि एक गमले में तो खाद बन गई और जो बी गमला है वो एज इट इज़ रहा, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं इन चीज़ों पर कुछ भी नहीं कर पाए, और जो है उन्होंने कितनी जल्दी एक गमले में खाद का, और अब वो खाद जो होती है बहुत उपयोगी होती है। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं।
आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ मरे हुए जीव पड़े होते हैं जो सड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद आपको वो जीव वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या होता है, जो मृत जैविक अवशिष्ट होते हैं वो क्या है, कुछ जो है उनको खा लेते हैं और फिर क्या होता है, उनको वो सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। और यह जो पदार्थ होते हैं यह किन के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, पौधों और जंतुओं के द्वारा। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब आपको पता है ना कि हमें पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए किस प्रकार करना चाहिए। अब जैसे आपको ये जो अपने घरों का कूड़ा है, आपको कितनी बार समय समय पर बताया जाता है कि गीला कूड़ा अलग रखिए, सूखा कूड़ा अलग रखिए। जो सूखा कूड़ा है उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो यह जो है प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है। अब हमने आपको सूक्ष्म जीव के बारे में बताया जो हमारे लिए लाभदायक है। अब हम हानिकारक सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। तो बच्चों, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रोगाणु। आपने अब पहले पढ़ा है ना अभी कि जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। तो अब आप देखिए कितना अंतर है, जो हमारे लिए लाभदायक है वो जीवाणु और जो हमारे लिए हानिकारक है वो रोगाणु। तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हैं। ये क्या करते हैं, ये मनुष्यों में, जंतुओं में, पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन में, कपड़ों पर, चमड़े की वस्तुओं को बड़ी जल्दी अपना वो बनाते हैं। कैसे, आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब आपको जो है इसके बारे में बताएंगे वो कि किस तरह से वो रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में सबसे पहले आप पढ़िए, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय, जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचारण होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो बच्चों, क्या है कि किस तरह से सूक्ष्म जीव जो है रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पानी का पीने का जो जल होता है वो अगर साफ़ नहीं होता है और उसके बाद आपका भोजन है वो ऐसे नग्न पड़ा होता है, ढक के नहीं रखते हैं, तो क्या होता है उन पर जो है जैसे मक्खी मच्छर जो है उड़ते रहते हैं, तो वो क्या है उस भोजन को ख़राब करते हैं। तो वो अगर ख़राब भोजन हम और गंदा जल हम पीते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों क्या कहा जाता है, स्वच्छ पानी रखना चाहिए, खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप कम बीमार पड़ते हैं। और बहुत से रोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति से, मैंने आपको बताया था जैसे सर्दी खांसी ज़ुकाम है, वो क्या होता है कि जो एक व्यक्ति
स्वस्थ होता है और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो बीमार हो जाता है। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स है वो भी क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। अब आप देखिए आगे, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस विषाणु में हवा में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो बच्चों, जब जुकाम होता है तो कोई पीड़ित व्यक्ति छींकता है तो क्या होता है कि छींकने से बोला जाता है ना, हाथ रुमाल रखिए या हाथ रखिए अपना और फिर उसको धोइए अच्छे से। तो जो विषाणु है वो क्या है, हवा में आ जाते हैं। हवा के साथ वो जैसे वो वायु में हैं वो क्या करते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो फिर जब ऐसे रोग फैलते हैं तो आप उनको किस प्रकार रोकते हैं? तो बच्चों देखिए, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यह है कि संपर्क व्यक्ति जो है वो एक दूरी बनाकर रखे, उसे जो है एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आगे देखिए, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। तो बच्चों, कुछ जो हैं जंतु इस प्रकार के होते हैं कि वो सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक होते हैं, उनको रोकने का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप बिना ढका हुआ भोजन खा लेते हैं तो क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि मक्खी जो है वो गंदी जगह पर भी बैठ रही है। मक्खी साफ जगह पर तो आएगी नहीं, जहाँ पर थोड़ी गंदगी होती है वहीं पर जाकर मक्खी बैठ जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो उड़कर आपके बिना ढके हुए खाने पर बैठ जाएगी। तो क्या होगा, वो खाने को दूषित कर देगी और फिर वो खाना खाने से आप क्या हैं, बीमार हो जाएंगे। अब आप देखिए चित्र 2.8, इसमें क्या है, चित्र में क्या दिखाया गया है। चित्र 2.8, मादा एनफ्लीज मच्छर। अब क्या है, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब मादा मच्छर जो है इसका एक उदाहरण है। मच्छर पैलेजोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो मच्छर है वो क्या है, काट जाता है तो उससे क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। और मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। आपको मैंने जो हमारे अच्छे सूक्ष्म, हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव थे उनके बारे में बताया था, वो थे लैक्टोबैसिलस, राइजोम और यीस्ट। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो ये हानिकारक हैं वो कौन से हैं, जैसे पैलेजोमिडियम एडिस, ये जो क्या है, ऐसे वायरस हैं जिनसे हम बड़ी जल्दी बीमार होते हैं। पैलेजमोडियम से मलेरिया होता है और एडिस मच्छर से क्या होता है, डेंगू। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? तो बच्चों, अब आपको मलेरिया और डेंगू से किस प्रकार बचा जाता है ये हम आपको बताते हैं। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास एक पानी एकत्रित ना होने दें? अब वो पहेली क्या कह रही है कि टीचर हमें क्यों समझाते हैं कि बारिश के दिनों में या वैसे भी आपको अपने घर के आसपास पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि जो मच्छर हैं वो जल में ही उत्पन्न होते हैं। तो सभी मच्छर क्या है, जल से उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित
न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो बच्चों, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आसपास के और अपने घर में देखना चाहिए कि आपके कूलर में पानी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई खाली टायर पड़े हैं तो उनके अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। और फूलों के जो गमले हैं उनमें इतना पानी होना चाहिए कि वो उसको सोख लें। इतना नहीं होना चाहिए कि उसमें हर टाइम पानी ही भरा रहे। इसके अलावा आपको अपनी पानी की टैंकियों को ढकना चाहिए अच्छे से। और जहाँ पर भी आपके घर में पानी है उसको हटा देना चाहिए, उस जगह को शुष्क रखना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर पैदा ना हो सकें। आगे देखें, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अब मानव रोग कौन से हैं और रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचारण का तरीका और बचाव के उपाय। अब इस तालिका में आपको ये बताया गया है। जो क्षय रोग है वो किससे होता है? जीवाणु से। और इसका संचरण का तरीका क्या है? वायु। और खसरा जो है यह एक वायरस है, यह भी वायु द्वारा होता है। चिकन पॉक्स एक वायरस है जो वायु और किसी चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। अब आगे क्या है? पोलियो। पोलियो भी क्या है बच्चों? एक वायरस है जो वायु जल के खराब होने से, दूषित होने से होता है। तो आगे इसके हम बचाव का, इन सब रोगों के बचाव का क्या उपाय है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। रोगी व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है, इस बीमार व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना। रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण। अब जो रोगी व्यक्ति है वो जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहा है उन वस्तुओं को भी अलग रखा जाए और समय पर उसका टीकाकरण करवाया जाए। अब आगे देखिए, आगे रोग कौन से हैं? हैजा है, टाइफाइड है। हैजा भी जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी। और हैजा जो है जल और भोजन, अगर आपने गंदा जल पिया है, दूषित भोजन खाया है, उससे होता है। टाइफाइड हमेशा गंदा जल पीने से होता है। तो अब आप इसको देखिए, इसमें क्या है? इस व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता, आपको अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपनी आदतों को अच्छा रखना है कि आपको गंदा भोजन नहीं खाना है, हमेशा ढका हुआ भोजन खाना है। बाहर के जैसे कुछ रेडियों पर आप देखते हो कि बहुत गंदगी होती है, वहीं पर वो बना रहा होता है, वहीं बर्तन धो रहा होता है, तो ऐसे जगह से भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। बच्चों, आजकल बताया जाता है ना आपको भी कि आपको बारिश के दिनों में या वैसे भी आपको हमेशा पानी को उबाल कर थोड़ा सा पीना चाहिए, क्योंकि पानी जब उबला होता है तो उसमें जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और वो पानी स्वच्छ हो जाता है। और इसके साथ आपको क्या करना चाहिए? समय समय पर टीकाकरण लेना चाहिए। अब है आगे रोग हेपेटाइटिस ए। यह एक वायरस से होता है और यह भी जल से होता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग, इसके लिए आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए आपको उबला हुआ पानी पीना चाहिए और इसका टीकाकरण भी करवाना चाहिए। आगे देखें आप, क्या है रोग? मलेरिया। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजुआ है और यह एक मच्छर के काटने से होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, आप जब सो तो अपने बिस्तर पर क्या है? मच्छरदानी को लगाओ,
और क्या होता है, जैसे आजकल बहुत से आ रहे हैं स्प्रे, जिनको करके थोड़ी देर कमरा बंद रख दिया जाता है, उसके बाद उसको खोला जाता है, तो उसकी थोड़ी सी स्मेल हटने के बाद आप उस कमरे में सोएंगे तो क्या है कि वहाँ पर मच्छर नहीं होंगे। तो इसके बाद और क्या है कि अगर आपके घर में कहीं भी जल रुका हुआ है तो उस जल को नहीं रोकना चाहिए, तो क्योंकि जल को कभी भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, वहीं पर जो है मच्छर पैदा ज़्यादा होते हैं। आगे देखें आप, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। तो हमने आपको ये तालिका पूरी पढ़वा दी है, इसको समझा भी दिया कि कैसे रोग हैं, किस से होते हैं और इनके रोग होने पर इनको कैसे इनसे बचाव करना चाहिए, इसके बारे में हमने आपको इस तालिका में बताया। अब आप देखें, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कौन से हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं। तो बच्चों, अनेक सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या हैं? मनुष्य एवं पौधों में रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो बच्चों, क्या है, बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो केवल मनुष्यों और पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि जंतुओं में। आपने देखा है ना, कई बार गाय, भैंस, घोड़े ये सब भी बीमार होते हैं। तो ये जो है रोग है, ये कैसे है? उदाहरण के लिए क्या बताया इसमें? एंथ्रेक्स नाम का। तो ये क्या है? यह मनुष्य एवं मवेशियों में यह रोग क्या है? मानव शरीर में भी होता है और मवेशी जैसे गाय, भैंस, इनमें भी एक होने वाला क्या है? भयानक रोग है, जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर, गाय में मतलब पैरों में, और मुंह का रोग जो है यह वायरस द्वारा होता है। आगे देखें, पौधों में। अब बच्चों, आपने यहाँ देखा, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो बच्चों, 1876 में रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की, और ये क्या है? इसका एक रोग कारक है। पौधों में, आगे देखें, हम पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बच्चों, अनेक सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या हैं? जो कहाँ पर, कौन से पौधों में रोग के कारक हैं? गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब। और रोग के कारण क्या होता है? जब इन फसलों पर सूक्ष्म जीव अच्छे नहीं होते हैं, कैसे बीमार करते हैं? उनकी जो है पैदावार में कमी आ जाती है। अच्छा जो है फल, जैसे आपने सुना होगा कि इस बार सेब के फसल को कीड़ा लग गया, संतरा अच्छा नहीं हुआ, गन्ने की फसल खराब हो गई। तो ये क्या होता है? ये सूक्ष्म जीव हैं, उनको खराब कर देते हैं। तो आपको हम तालिका 2.2 में बताएंगे। और फिर क्या होता है कि इन पर स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे द्वारा क्या होता है, जो है इन पर जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उन जो खतरनाक सूक्ष्म जीव हैं उनको मार दिया जाता है। अब आप ये सारणी देखिए, 2.2 सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग, पादप रोग, सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका। तो पादप रोग क्या है? जैसे नींबू और कैंकर पर।
यह होता है सूक्ष्म जीव जीवाणुओं द्वारा। और इनका संचारण का क्या है, इनको अच्छी वायु देनी चाहिए। आगे देखिए गेहूं की रस्ट, अब ये किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। इसके लिए क्या है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। बीज बोने से पहले ही देख लेना चाहिए कि बीजों में कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। इसके अलावा अच्छी वायु होनी चाहिए। आगे देखें भिंडी की पील, इसमें क्या है, ऐसा वायरस होता है जो कि कीट के द्वारा होता है। अब आगे देखिए फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। अब बच्चों फूड पॉइजनिंग, आपने भी सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। हम कुछ गलत खा लेते हैं, अच्छे तेल में बना, हम अच्छे तेल में या अच्छे इसमें खाना जो है अच्छे ढंग से पका हुआ नहीं होता है, तो क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। अब पहेली है, बच्ची है, वो कहती है कि भोजन ऐसे विषाक्त कैसे हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। तो बच्चों क्या है, कई बार सूक्ष्म जीव जो हैं भोजन को खराब कर सकते हैं और इसके अलावा भोजन में जहरीलापन अपना छोड़ देते हैं। कोई ऐसे और वो जैसे कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जो कि गंदे होते हैं, वो गिर जाएं खाने में तो वो खाने को विषैला बना देते हैं। तो इससे क्या होता है कि खाना खाने से जो व्यक्ति है वो बीमार हो जाता है। और फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे देखें आप खाद्य परिरक्षण, अध्याय 1 में हमने खाद्य जीवों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों आपको हमने पहले पाठ में पढ़ाया था कि किस प्रकार से जब बीज बोए जाते हैं और फिर बीजों को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता है, ऐसे ही आपको अपने भोजन को क्या है अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। आपने देखा है ना, खुले और जहाँ पर ज़्यादा नमी है वहाँ पर भोजन जल्दी खराब होता है। खुले में कैसे, खुले में तो जो है मक्खी मच्छर उसमें पड़ते हैं, वो खाने को गंदा कर देते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे खाने में पड़ने पर क्या होता है, कई बार आपने भी देखा होगा आपके घर में भी बनी हुई सब्जी में से स्मेल आने लग जाती है, दुर्गंध आने लग जाती है, तो और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, तो और उसके थोड़ा सा रंग रूप भी बदल जाता है। ये किस प्रकार होता है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह आम वह नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। तो बच्चों अब
अब आपके घरों में भी क्या होता है, अचार डाला जाता है, तो वो अचार पूरा साल चलता है। जैसे आम का अचार है, नींबू का अचार है, और अगर आप आम लाके ऐसे ही रख दो, उनको खाओ नहीं, तो आप देखोगे थोड़े समय बाद ही वो ख़राब हो जाते हैं। पर अचार है, चटनी है, ये हम बना कर रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। तो आओ इसको हम बताते हैं कि वो ख़राब क्यों नहीं होती है। रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। क्योंकि बच्चों, जब हम अचार डालते हैं तो उसमें नमक डाला जाता है, खाने वाला तेल डाला जाता है, तो इससे क्या होता है कि उसमें जो है सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ते हैं, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसफॉल्ट सामान्य परिरक्षक है। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो बच्चों, हम जब आपने देखा है, आप बाज़ार से जैम लाते हो तो वो जैम भी कब का बना होता है, उस पर डेट लिखी होती है। ये चीज़ें भी ख़राब होती हैं। आप हमेशा जब भी कोई सॉस, जैम खरीदते हो तो उसको कब बनाया गया है उसकी तारीख लिखी होती है, और वो कब तक खाने के लिए हमारे लिए अच्छा होता है वो तारीख लिखी होती है कि यह 9 महीने, 8 महीने, 1 साल के लिए हमारे लिए अच्छे हैं, तभी हम जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे रसायन हैं जो डालकर इनको ख़राब होने से बचाते हैं, उनका प्रयोग करके चीज़ों को बनाया जाता है। अब आगे देखें आप नमक द्वारा परिरक्षण, कि नमक द्वारा आप किस तरह से चीज़ को बचाते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से मांस और मछली को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उन पर सूखा नमक डालकर उसको रख दिया जाता है। और आपने देखा कि नमक के द्वारा आप आम, आंवला और इमली को भी सेफ रख सकते हैं, बचा रख सकते हैं। चीनी द्वारा, अब जैम, जेली और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब आपने देखा है कि चीनी, अब जैम मीठी होती है, जेली मीठी होती है, स्क्वैश मीठी होती है, तो उसमें चीनी ही डाली जाती है, और चीनी से क्या है, नमी की कमी में वृद्धि हो जाती है, और जो है वो संदूषित करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित कर लेता है, कि जो जीवाणु हमारे चीज़ को ख़राब करते हैं उनको वो रोक लेते हैं। आगे देखिए तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। अब आपने देखा है अचार डाला जाता है तो कई अचारों में तेल डलता है, सिरका डलता है, जो कि उस चीज़ को ख़राब करने से रोकते हैं। तो आगे देखते हैं तेल और सिरका हमारे लिए कितना अच्छा है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार के संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे जीवाणु हैं जो जीवित नहीं रहते हैं और सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण रोकते हैं। अब आगे देखें आप गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबलने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकता है। तो समझ में आया बच्चों, जब भी आप दूध लाते हो तो दूध को आप उबालते हो, ऐसे कच्चा नहीं पीते हो, तो उबला हुआ दूध क्या है, हमारे लिए अच्छा होता है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता है? मेरी माँ ने बताया यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है?
पाश्चीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसीलिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे पौष्टिकरण कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि थैलियों का जो दूध होता है वो कैसे अब थैलियों में पैक होता है। उसको पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड कितने होते हैं, चुटकी बजाओ तो 15 से 30 सेकंड हो गए, तो उसमें इतनी देर के लिए वो गर्म करके फिर उसको क्या है थैलियों में बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, जो उसको खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पौष्टिकरण। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील द्वारा पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा होती है। आपने देखा है ना, आजकल तो बहुत कुछ खाने का सामान है पैकेटों में मिलता है, तो वो जो है किस तरह से जो है सेव करके उनमें बंद कर दिया जाता है। आगे देखें आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने पहले बताया था ना कि पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन होता है, जो पौधों के विकास के लिए लाभदायक होता है। अब आप ये देखिए, लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं किस तरह से फैल रही हैं। अब आप देखें, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों के आवश्यक है। संगठन है जो प्रोटीन, पर्णहित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों को परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों का संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिका प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब एक नीचे चित्र दिया गया है 2.10, उसमें आप देखेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पर्यावरण में आपको पता है कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप देखिए 78% भाग हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये क्या है, पौधों की जड़ों में होता है, और जिससे क्या होता है, हमारे पौधों का विकास अच्छा होता है। और प्रोटीन हमारे लिए कितना, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो यह है यह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये हमारे पौधों में नाइट्रोजन होता है, उसके द्वारा ही हमें मिलता है। अब ये चित्र में आप देखेंगे सारा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिका में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा
पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिका को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो बच्चों, क्या है, पौधों एवं जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि इनको हम मिट्टी में ही दबा देते हैं। तो मिट्टी में क्या होता है कि इनके जो सारे घटक हैं वो मिल जाते हैं, और फिर क्या होता है, इससे नाइट्रोजन गैस में उसको परिवर्तित कर देते हैं और यह सब वायुमंडल में चला जाता है। अब आप देखें नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार होता है। मिट्टी में उपस्थित जो है नाइट्रोजन के यौगिक क्या करते हैं, आप देखो, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वायुमंडल ये क्या है, नाइट्रोजन में बन जाता है। फिर तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और फिर वो दोबारा से उसमें मिल जाता है। और वायुमंडल नाइट्रोजन एक और काम करता है, क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। और फिर क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। और क्या होता है, पौधों द्वारा अवशोषण होता है, जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, और फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट, फिर वो दोबारा क्या होता है, मिट्टी के उपस्थित में नाइट्रोजन यौगिका दोबारा से निर्माण। तो कितने अच्छे से समझ आया आपको ये नाइट्रोजन का चक्र। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने इस पाठ में क्या सीखा। ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये हमने आपको पाठ में पढ़ाया है। आगे देखें, सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। अगर आप, जब मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी, आपका कुछ नहीं समझ आया तो इन पॉइंट से आप इनको बहुत जल्दी समझ सकते हो। आगे देखें, जीवाणु, क्वक, प्रोटोजुआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। अब प्रोटोजुआ अतिसार तथा मलेरिया ये रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता की वृद्धि होती है। तो समझ में आया नाइट्रोजन किस प्रकार से हमारी मिट्टी की उर्वरता की बढ़ोतरी करते हैं। और आगे देखिए, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजन यौगिका में परिवर्तित कर देते हैं। फिर विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिका का नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल होता है। और यहाँ पर एक आपको इस पाठ में उपयोग होने वाले जो हैं वो बताए गए हैं शब्द। अब बच्चों इसका है अभ्यास। तो अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो पहला
है हमारा क्वेश्चन, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो जो रिक्त स्थान है आपने उसमें सही आंसर को लिखना है। सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो बच्चों किसकी सहायता से आपने पाठ पढ़ा है? सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो इसका आंसर है सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसका क्या है? नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हुआ नाइट्रोजन। अगला है अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो बच्चों इसका आंसर है घरेलू मक्खी। तो अब आपको समझ में आए ये रिक्त स्थान। आगे है सही शब्दों के आगे टिक का निशान लगाएं। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो बच्चों आप इनमें से बताओ यीस्ट का प्रयोग किस में होता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोकल अम्ल या ऑक्सीजन। तो चीनी का यीस्ट का उपयोग इसमें अल्कोहल में होता है। आगे देखें, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सेप्ट्रोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सेट्रोमाइसिन। समझ में आया आपको? अगला है मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया किसका वाहक है? परजीवी का। तो कौन सा वो परजीवी है? वो है, आप ये ऑप्शंस देख रहे हो, तो इसमें है मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर। तो ये मलेरिया परजीवी का वाहक है। आगे देखिए आप, संचारीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो इसमें है संचारीय रोगों का मुख्य कारण घरेलू मक्खी। आगे देखेंगे, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, पीसना, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि मारने के कारण। तो इसका आंसर है यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। आगे देखें आप, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन, संक्रमण। तो इसका आंसर है किण्वन। आगे देखिए आप, ये कॉलम है। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम 1 में है जीवाणु। तो आपको मैं इसके आंसर ही बता देती हूँ। तो जीवाणु का मिलान हम करेंगे हैजा का कारक। तो आप प्रश्न देख रहे हैं, उसमें कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान है, तो जीवाणु का मिलान होगा हैजा का कारक। दूसरा है राइजोबियम। तो राइजोबियम का होगा मिलान नाइट्रोजन स्थिरीकरण। समझ में आया? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर है लैक्टोबैसिलस, इसका मिलान होगा दही का जमना। इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस का दही का जमना। फिर है यीस्ट, यीस्ट का मिलान होगा ब्रेड की बेकिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? यीस्ट का मिलान इसमें है ब्रेड की बेकिंग। आगे देखें, एक प्रोटोजोआ का मिलान होगा मलेरिया का कारक। अब आगे देखिए, एक विषाण का मिलान करेंगे हम एड्स का कारक। तो ये बच्चों हमारा मिलान पूरा हुआ।
आगे देखिए आप प्रश्न, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो समझ में आया आपको इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। वो हैं जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु और स्पाइटल जीवाणु। अगला है क्वक, क्वक का है पेंसिलियम और एस्परजीलस। तो आगे देखें आप, प्रोटोजुआ, पैरामीशियम और अमीबा। फिर है शैवाल, स्पाइगोरस और कैलेमडोनस। आगे देखें आप, अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो ये सूक्ष्म जीव हैं हमारे राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों अब आप ये 10 पंक्तियाँ लिखें। ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। दूसरा, ये किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन में सहायक होते हैं। तीसरा, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। चौथा बच्चों, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए उपयोगी है। नंबर 5, ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। नंबर 6, जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। नंबर 7, अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। नंबर 8, पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। नंबर 10, ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारी से बचाने में भी उपयोगी हैं। तो समझ में आया बच्चों। आगे देखें अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो पहले हमने आपको बताया कि हमारे लिए कितने लाभदायक है, हानिकारक बताने हैं। तो आप लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कुछ क्वक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। नंबर 2, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। नंबर 3, कुछ क्वक दाद, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं। कुछ क्वक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ क्वक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। कुछ जीवाणु भूमि के नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। तो बच्चों समझ में आया ये हानियाँ हमारी जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे,
ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होंगी। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्न अभ्यास था। आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में कितनी महत्वता रखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं तो कुछ हमारे लिए हानिकारक हैं। तो आपको यह पाठ और इसका प्रश्न अभ्यास पूरा हुआ। गुड बाय।